हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का डेली आंसर राइटिंग सेशन। ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस हम 11 AM पे देते हैं और 9 PM पे डिस्कस करते हैं। एंड अगर आप लोग क्वेश्चन लिख भी नहीं पा रहे, प्लीज़ ये सेशन देखिए। देखिए, बेस्ट चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो फिर ये सेशंस आप देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। यहाँ पे इनफैक्ट कुछ आपको डेटा पॉइंट्स वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने मेंस के आंसर में आगे जाके भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो यही देख के दिए जा रहे हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी है आपके मेंस में आने की। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अपना मतलब आधा घंटा जो है ये 9 to 9:30 जो है, ये कुछ भी हो जाए ये बने रहने दीजिए अपना आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीजनलिज्म पे है और रीजनलिज्म आपको पता है डायरेक्ट एक टॉपिक है आपका जीएस पेपर 1 में। ठीक है। जीएस पेपर 1 में स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक लिखा हुआ है रीजनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है? रीजनलिज्म इन इंडिया इज रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, ट्राइब्स, रिलीजन्स। ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया की डाइवर्स कंट्री, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है, कल्चर्स हैं। तो जो क्वेश्चन का ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो रीजनलिज्म निकलता है वो इनके कारण निकलता है। ठीक है। एंड यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज दी स्टेटमेंट। तो बहुत सिंपल है, 10 मार्कर है आई थिंक। अगर थोड़ा आप सोच के करो तो देखो, रीजनलिज्म का पहली चीज क्या होता है? रीजनलिज्म मतलब एक जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी एक फीलिंग की ये जो हम सब एक हैं, राइट? जो एक जोग्राफिक रीजन में, ठीक है, किसी एक जोग्राफिक रीजन में जो जो एक लोग रह रहे हैं उनकी एक फीलिंग होना कि दे आर वन पीपल, राइट? और ये फीलिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज की बात करूं तो आप इसमें बहुत सारे कर सकते हो। जैसे गुजरात का स्टेट है, तो इट वाज गुजरात किससे बना था? बॉम्बे से निकल के बना था, अलग लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। क्यों? क्योंकि जो उस रीजन था, गुजरात रीजन है, राइट, जो रीजन था वहां के लोगों को लगा कि हम एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो हम एक अलग पीपल हैं, हमें हमारा एक अलग रीजन होना चाहिए। ठीक है। हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा गुजरात। ठीक है। तो ऐसी और भी जगह आप लैंग्वेज के बेसिस पे आप देख सकते हो। आंध्र प्रदेश, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है। आंध्र प्रदेश वॉज दी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था लोगों को कि हम जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो डिफरेंट पीपल हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है। अब कल्चर्स एंड ट्राइब्स, तो ट्राइब्स के केस में आप बोल सकते हो कि झारखंड जो आपका स्टेट फॉर्म हुआ था, राइट? तो बिकॉज ऑफ दी वहां पे सारे ट्राइबल पीपल थे, उनको लगा कि हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट है, तो उन्होंने जो है अपना अलग स्टेट की डिमांड की। अब कल्चर्स में भी, अब देखो ये तो स्टेट के लेवल पे रीजनलिज्म है। कल्चर्स में भी रीजनलिज्म कैसे लेवल पे आ सकता है आपका? तो कल्चर्स में रीजनलिज्म आप बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में जो कल्चर है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी आप सब डिवाइड कर सकते हो उसको। ठीक है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में आप ट्राइब्स का भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे नागालैंड। ठीक है। नागालैंड, या फिर आप जो वहाँ नागा इंसर्जेंसी है, तो कहीं ना कहीं इट इज अ नेगेटिव रीजनलिज्म, मतलब एक रीजनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है, राइट? कि जो लोग हैं उस रीजन के वो असर्ट कर रहे हैं कि ये रीजन हमारा है। ठीक है। बट जब ये बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है तो ये जो है इंसर्जेंसी, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी, मतलब जो है देश से निकलने की चीजों उसमें चले जाता है। ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है एंड ऑब्वियसली आपको एग्जांपल्स देने होंगे। ठीक है। और एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कैसा हो। पहली चीज तो इंट्रोडक्शन, तो बहुत ही ऑब्वियस है, इंट्रोडक्शन में यू डिफाइन रीजनलिज्म। ठीक है। तो रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म इज नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अ रीजन। ठीक है। मतलब एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है लोगों की इन अ रीजन डिपेंडिंग अपॉन various factors which could either be language, which could be culture, which could be tribal identity, or which could even be religion। ठीक है। इसके बेसिस पे जो है एक एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है लोगों में कि वी बिलोंग टू दिस रीजन एंड दिस रीजन, और यहाँ की जो चीजें ये हमारी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनलिज्म को डिफाइन कर दोगे। ठीक है। अब जो मेन उसकी जो
आंसर की मेन बॉडी है उसमें क्या लिखोगे? पहले आप बताओगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कि कैसे इंडियन डाइवर्सिटी, अब इंडियन डाइवर्सिटी आप बताओगे कि इंडिया इज वेरी डाइवर्स, इंडिया हैज वेरियस रिलीजन्स एंड वेरियस लैंग्वेजेस, ठीक है, वो डाइवर्सिटी के बारे में बताओगे, और कैसे वो डाइवर्सिटी एक फैक्टर है रीजनलिज्म का, विथ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। और फिर विथ एग्जाम्पल्स में आप बताओगे, उसका मैनिफेस्टेशन भी बताओगे यहाँ, ठीक है। तो जो आंसर्स में कई लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव रीजनलिज्म लिखा है, वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन है। तो देखो रीजनलिज्म के मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से रीजनलिज्म अपने जो है आ सकता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, या तो ये होगा कि वो डिमांड करेंगे कि सेपरेट, या तो सबसे पहले तो डिमांड मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, पहले होगा डिमांड फॉर कंट्रोल और रिसोर्सेस, ठीक है। कंट्रोल और रिसोर्सेस, कौन सी? लोकल रिसोर्सेस, जो उस रीजन में रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर कंट्रोल का डिमांड, ठीक है। फिर डिमांड फॉर कंट्रोल और रिसोर्सेज जॉब्स, जैसे एक और एग्जांपल आपने देखा है अभी, सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसी, कई स्टेट्स में क्या किया जा रहा है, जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ रीजनलिज्म है, ओके, वहाँ की लोकल्स के लिए जॉब्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा में भी अभी रिजर्वेशन है कि लोकल्स जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए जॉब होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों आती है? बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो पहला स्टेज ये होगा। उसके बाद क्या होता है कि डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट और ऑटोनॉमी, ठीक है। इनफैक्ट पहले होगा ऑटोनॉमी, पहले बोलेंगे कि हमें ऑटोनॉमस रखो, हम सब इस रीजन में हमें ऑटोनॉमस रखो, हमें अपने खुद को गवर्न करने के मैकेनिज्म दो, ठीक है। तो ऑटोनॉमी, और अगर वो भी नहीं फुलफिल हुआ तो फिर दे विल डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। अब ये आप जानो गोरखालैंड इन दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में, तो ये डिमांड है, पहले उनकी डिमांड थी ऑटोनॉमी की, या बोडोलैंड, पहले ऑटोनॉमी की डिमांड। अगेन बोडो क्या है? बोडो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के बेसिस पे उस रीजन में जो सारे लोग हैं उनकी एक रीजनल आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। पहले उन्होंने ऑटोनॉमी की बात की, तो क्या हुआ, बोडोलैंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, ठीक है। उसके बाद अब उनकी डिमांड क्या है? अभी भी डिमांड है उनकी स्टेट की, कि उनकी अगर वो फुलफिल नहीं तो सेपरेट स्टेट की। और जब एक्सट्रीम फॉर्म चले जाता है, then it could be demand for secession. Again ये बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है, और दिस इज रॉन्ग, दिस थ्रेटन्स, ये जो चीज है आपकी कि इंडिया से सेपरेट होने की डिमांड जब करते हैं कोई भी रीजनल आइडेंटिटी के बेस पे, दिस थ्रेटन्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे जैसे आपका खालिस्तान मूवमेंट हो गया था, ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो है, इस टाइप का जो रीजनल जो सेसेशन का डिमांड करते हैं, तो दिस इज थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। बट यहां तक दिस इज एक्सेप्टेबल कि कंट्रोल का अगर लोकल लोग डिमांड करें कि हमें रिसोर्सेस और जॉब पे कंट्रोल मिले, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अलाउड। इनफैक्ट डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, इट इज अलाउड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, इट इज अलाउड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तभी तो हमने बहुत सारे ऐसे सेपरेट स्टेट क्रिएट किए, तभी तो बहुत सारी ऑटोनॉमस जो है नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, असम में बहुत सारी 6th शेड्यूल के अंडर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो देखो यहां तक जब तक सेसेशन का डिमांड नहीं कर रहे, तब तक दैट रीजनलिज्म इज एक्सेप्टेबल। तो ये तो आपने बता दिया डाइवर्सिटी। पर एक और फैक्टर, तो ये सारे फैक्टर तो थे ही, लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब, रिलीजन, ये सब तो थे ही, पर ये सारे फैक्टर एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। बट इसके अलावा एक और फैक्टर क्या है? रीजनल डिप्राइवेशन। जब कोई सेपरेट आइडेंटिटी वाले लोगों को पता लगता है कि हम लोग दूसरों से डिप्राइव्ड है, ठीक है, तो वो फिर जो है रीजनलिज्म की टेंडेंसी और स्ट्रांग हो जाती है, और वो क्या है, एक्शन में आ जाती है, ठीक है। यही केस था झारखंड के केस में। तो झारखंड के केस में यही था कि उनको लग रहा था कि हम सब ट्राइबल सेपरेट है, हमारी आइडेंटिटी सेपरेट है, ठीक है, पर हमारे लिए जो है रिसोर्सेस उतनी नहीं आ रही, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए झारखंड में। या फिर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तेलंगाना। ओके, तेलंगाना, तेलंगाना क्यों क्रिएट किया? देखो पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था वो, पर तेलंगाना जो एरिया था, ठीक है, वहां पे रिसोर्सेज कम जा रही थी, वहां वो रिलेटिवली लेस डेवलप था रेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से, ठीक है। जबकि तेलंगाना में ही हैदराबाद है, तो वो लोग ज्यादातर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, पूरे स्टेट की इकोनॉमी में, पर इट वाज रिलेटिवली लेस डेवलप्ड देन रिमेनिंग स्टेट। तो क्या हुआ, उनको एक फीलिंग आई, दे गॉट द फीलिंग ऑफ रीजनल डिप्राइवेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो की फैक्टर। इस तरीके से आप बताओगे कि यस,
लैंग्वेज, कल्चर, ये सब जो है की फैक्टर हो सकते हैं, बट उसके अलावा रीजनल डिप्राइवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। दैट दीज कुड नॉट बी ओनली द सोल फैक्टर। नहीं तो आप देखोगे कई एरियाज है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रह रहे हैं, कई एरियाज जहाँ अलग अलग जो रिलीजन्स के लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रीजनलिज्म नहीं आया। पर जहाँ पे रीजनल डिप्राइवेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे रीजनलिज्म आने लगता है, ठीक है। कंक्लूजन देखो, रीजनलिज्म विल स्ट्रेंथन और वीकन द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉज एंड द फॉर्म इट टेक्स। अगर वो सेसेशन का फॉर्म, वायलेंस वगैरह इसमें जाते हैं तो उस केस में इट वुड वीकन। और कॉज, अगर कोई बोले कि रिलीजन के बेसिस पे मुझे एक सेपरेट स्टेट चाहिए, तो दिस इज नॉट अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन के बेसिस पे एक सेपरेट स्टेट इज नॉट अलाउड, सो दिस विल वीकन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। पर हाँ, कोई बोले कॉज विल बी फॉर डेवलपमेंट, कि हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए, तो दिस इज अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी तो झारखंड बना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रिटिकली एनालाइज करना, बट मैंने आपको काफी डिटेल में बताया, आपको वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलेट पॉइंट्स में ये सब लिखना था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगेन इट इज अ मच रिपीटेड थीम, ओके। रीजनलिज्म वाली भी रिपीटेड थीम थी और ये भी काफी रिपीटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ओके। कि इंडिया की इकोनॉमी है, इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग, ओके, इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन, बट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इट इज लैगिंग, ओके। ये हमने देखा है काफी है, ओके, काफी रिपोर्ट्स इंडिसेस से हमने ये देख लिया है कि एज अ इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया इज लैगिंग। तो इसमें रीजन क्या है, व्हाई इज इंडिया लैगिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। और उसके बाद सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो आई थिंक बहुत सिंपल है क्वेश्चन। पहली चीज आपको क्या करनी है, ये जो स्टेटमेंट है आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन में आप इस स्टेटमेंट को ही क्या करोगे, इलेबोरेट, इलेबोरेट या फिर सब्सटेंशिएट, कोई डेटा, फैक्ट या रिपोर्ट या इंडिस को साइड करते हुए आप बताओगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप सीधा चले जाओगे कि क्या रीजंस थे, राइट, कि व्हाट आर दी रीजंस, सीधा सीधा बताओगे रीजंस। अगेन यहाँ रीजंस को आपको प्रॉपरली कैटेगराइज करके बताना होगा, नहीं तो रीजंस ऐसे सीधा लिस्ट लिखोगे तो बहुत सारे रीजंस है, आपको प्रॉपरली ब्रॉड कैटेगरीज में रीजंस बताने, ठीक है, ठीक है। और फिर लास्ट में यही रीजंस को सॉल्व करने के लिए मेजर सजेस्ट कर दोगे और उसके बाद आपका आ जाएगा कंक्लूजन। तो कुछ स्ट्रक्चर जो है आपका, पहले इंट्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली सब्सटेंशिएट करने के लिए आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज कर सकते हो, आप बता सकते हो 181 रैंक है, सॉरी 131 रैंक है आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन HDI 2020, ठीक है। जबकि जीडीपी की बात करो, तो जीडीपी की बात करो तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इन पीपीपी टर्म्स, ओके, और सिक्स्थ लार्जेस्ट इन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स कोट करके आपने बता दिया, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे HDI अगर आप बोलो एक ही नहीं, एक और दे दो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इंडिया इज एट 94th 2020 में, इंडिया की 94th रैंक है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। देखिए एक और वैल्यू पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई आप इंडेक्स बताओ, whenever you are telling any index, ठीक है, जब भी कोई आप इंडेक्स बताओ तो प्लीज टेल कि कितनी कंट्रीज, 94th आउट ऑफ 107 कंट्री। और इसमें आप कंपैरिजन में बताओ कि कुछ नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल वगैरह, इनसे इंडिया पीछे है, ओके, यू शुड, श्रीलंका से पीछे है, बांग्लादेश से पीछे है, ओके। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बांग्लादेश से आगे पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे है, ओके। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, या और दूसरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है उसमें हम बांग्लादेश से पीछे हैं, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि ये सिचुएशन है, ठीक है। तो सिर्फ नंबर्स कोट करना काफ़ी नहीं है, जब आप इंडेक्स पढ़ते हो तो क्या रैंकिंग है, प्लस कुछ फाइंडिंग जरूर उसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप लिख लो, वो आपको मेंस में आंसर लिखने में बहुत काम है, ठीक है। अब अगला आ जाओ, रीजंस फॉर हाई ग्रोथ, फॉर हाई ग्रोथ, तो ये भी आपको ब्रीफली बताना है, ब्रीफली बताना है। और ब्रीफली में क्या बताओगे, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी ब्रीफली मतलब 2 या 3 लाइन से ज्यादा में नहीं बताना कि व्हाई इंडिया हैड अ हाई ग्रोथ अभी रिसेंट में। तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण इंडिया का जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था उसमें बहुत हाई ग्रोथ रहा, ठीक है। इनफैक्ट इसके लिए आप जो है आगे जाके ये जो है आप ये भी दिखा सकते हो, ये ग्राफ, ये देखो आप ग्राफ देख रहे हो 1991 के बाद, तो 1991 से 2003 तक 5.4% रही है एवरेज,
उसके बाद 2003 से आपका 9 तक 8.8%, 9 से 17 तक 7.1%। ठीक है, प्लीज ये नोट कर लो, नोट दिस डाउन, ये आपको बहुत काम में आने है, नोट इट डाउन, ये बहुत काम में आएगा आपको। ठीक है, तो वापस आते हैं अब। तो रीजंस फॉर हाई ग्रोथ आप ब्रीफली बताओगे, वो क्या होगा? 1991 रिफॉर्म्स, और आप बता दोगे कि रिफॉर्म्स के बाद कैसे इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हाई है। ठीक है, 1991 रिफॉर्म्स में। अब अगला आ गया पुअर परफॉर्मेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे मैंने सब ज्यादातर लोगों के आंसर देखे, लोगों ने बताया है कि पुअर परफॉर्मेंस है, मतलब उन्होंने इंडिकेटर्स वगैरह देखे बताया कि ये देखो पुअर परफॉर्मेंस है, बट क्या रीजन है उसके बिहाइंड उसको क्लियरली नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि हेल्थ में मेटरनल मोर्टेलिटी इतनी है, ठीक है, या हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो आप ये बताओगे पुअर परफॉर्मेंस पहले बताओगे हेल्थ और एजुकेशन में, एजुकेशन में बताओगे कि पुअर लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, या हायर एजुकेशन में जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, या हेल्थ में बताओगे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। पर ऐसा क्यों है? व्हाई? लो स्पेंडिंग, लो स्पेंडिंग, और कितनी लो? तो अगेन यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, हेल्थ इज अ लो प्रायोरिटी। तो देखो एक स्टैंडर्ड में बता देता हूँ, इंडिया की अगर हेल्थ स्पेंडिंग देखें तो हमेशा इट हैज बीन लेस देन 2%, 2% से कम, यू कुड से अराउंड 1.5% और लेस देन 2%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.29% था इन दिस पीरियड। अगर अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया को ब्राजील से कंपेयर करो जो सिमिलरली प्लेस्ड है, इंडिया की तरह एक इकोनॉमी है, उसका है 3.9 और इंडिया इतना कम कर रहा है, तो अगेन ये शो कर रहा है कि इंडिया जो है रिलेटिवली कम स्पेंड कर रहा है हेल्थ पे। ठीक है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो पहली चीज आई होप दिस इज क्लियर कि हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत कम स्पेंडिंग है। हेल्थ पे कितनी? लेस देन 2%। एजुकेशन पे कितनी कम हो रही है? लेस देन 3%। ठीक है, लेस देन 3% स्पेंडिंग। ठीक है, और जबकि एजुकेशन में आप जानते हो कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू यूटिलाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अगला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है, उनका परफॉर्मेंस पुअर है। क्यों? जो एडिक्वेटली उनको या तो बेनिफिशियरीज को बेनिफिट डिलीवर नहीं हो रहा, या फिर उसमें एक्सक्लूजन एरर्स हो गए। ठीक है, एक्सक्लूजन एरर्स, या फिर अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि कैसे बेनिफिट अवेल करें। ठीक है, या फिर अगेन फंडिंग, फंडिंग शॉर्टेज है। यहाँ पे आप एमजी नरेगा की बात कह सकते हो कि डिमांड जो है, एमजी नरेगा जो एक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है जिसमें वर्क दिया जाता है, उसके बदले में उनको इनकम मिलेगी। एमजी नरेगा में डिमांड वर्क की बहुत ज्यादा है, पर इतना वर्क जो है क्रिएट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इतनी फंडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। और भी एमजी नरेगा के अलावा और भी दूसरी कोई गवर्नमेंट स्कीम जिसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। नाउ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो। यहाँ ऑक्सफैम की रिपोर्ट कोट कर सकते हो, इकोनॉमी ऑफ 1%। यहाँ अराउंड 78% ऑफ वेल्थ जो है वो 1% पीपल के पास है। ठीक है, तो अगेन इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए जिनके पास, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बाकी जो रिमेनिंग है उनके पास पैसा नहीं है, तो दे आर इन पॉवर्टी। ठीक है, so inequitable distribution of wealth and income is another factor. जॉबलेस ग्रोथ, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1991 जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है, इसके कारण ग्रोथ तो बहुत हाई हुई, बट वो ग्रोथ क्या थी? जॉबलेस ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि जॉबलेस ग्रोथ क्या है। और अगर आप रेगुलरली आंसर राइटिंग फॉलो कर रहे होगे, तो इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें जॉबलेस ग्रोथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आधे घंटे का इंपॉर्टेंस आपका सिर्फ आंसर सीखने में नहीं, कंटेंट बढ़ाने में भी है। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? अ ग्रोथ जिसमें जो है हाई ग्रोथ हो रही है, पर वो ग्रोथ ऐसे सेक्टर्स में हो रही है जहां जॉब क्रिएट नहीं हो रही। इंडिया के केस में क्या था? सर्विस सेक्टर में। इंडिया के केस में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या रह गया है कि ग्रोथ जो हुई है सर्विस सेक्टर में हुई है। और व्हाई जॉबलेस ग्रोथ? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या रहा है? हैज बीन स्टैग्नेंट एट कितने कितने में? इट अराउंड 16% ऑफ जीडीपी, अराउंड 14 to 16% ऑफ जीडीपी पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका स्टैग्नेट रहा है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ रहा, जो लेबर इंटेंसिव है, जहां जॉब्स क्रिएट होते हैं, तो ऑब्वियसली ग्रोथ जो होगी वो जॉबलेस हो रही है। ठीक है,
और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है। आप अभी रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का बात कर सकते हो, प्लस आप कोविड का इम्पैक्ट बताना चाहो, बट अगेन वो इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो आप रिसेंट PLFS जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसकी बात कर सकते हो, उसका डेटा कोड कर सकते हो। अगेन ये चीज मैंने ऑलरेडी पीछे बता रखी है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलरली इतने दिन जो पीछे से भी देख लो ना और चीजें फैक्ट्स लिख लो अपने, आपके पास मोर देन इनफ फैक्ट्स होंगे, ठीक है, आंसर करने के लिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन, अगेन इट इज वेरी लो, इट इज अराउंड समवेयर अराउंड 27%, ठीक है, 26 और 27%। तो ये बहुत लो है लेबर फोर्स। और अगर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेट होता है, ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर है। और वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब पूरी जो फैमिली है उसको जो है उसका डेवलपमेंट एडवर्सली इफेक्ट होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है उसने हाईलाइट किया है कि जहां वुमेन का जो है इकोनॉमिक स्टेटस बेटर है, वो एडुकेटेड है, वहां पे पूरी फैमिली जो है कि जो बच्चे हैं वो वेल एडुकेटेड है, ठीक है, उनके हेल्थ इंडिकेटर्स बेटर है। तो इस तरीके से अगर वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अगर वुमेन एम्पावर्ड हो और अगर वुमेन को सारी फैसिलिटीज मिले, तो उसके कारण क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसके कारण जो उनके चिल्ड्रन है उनकी जो है हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर जो है बेटर है। इनफैक्ट अगर वो इनकम अर्न करती है तो जो थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या 3 चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ठीक है। तो अगर वुमेन बेटर करती हैं, अगर उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाता है तो डबल इनकम हाउस होल्ड हो जाते हैं, तो इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। लास्टली आप बोलोगे कि एक मेजर चैलेंज क्या है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में स्पेंड करना एक इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज, ठीक है। वो इतनी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट भी रिसोर्स कंस्ट्रेंड है, ठीक है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन पे ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना इज इटसेल्फ अ मेजर चैलेंज। तो ये तो प्रॉब्लम्स बता दी आपको। अब व्हाट विल बी द सजेशंस टू इम्प्रूव? तो सिंपल, यहां से प्रॉब्लम देखो, यहां पे सोल्यूशन लिख दो। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन इन लाइन विद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एंड नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें कहा गया है कि जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 20% कर देंगे टोटल पब्लिक स्पेंडिंग के, ठीक है। टोटल मतलब जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के बजट का, ठीक है। और उसको जो कहा गया है कि इट वुड बी ब्रॉट अराउंड 3%, ओके। और यहाँ पे कहा गया है इट वुड बी ब्रॉट अराउंड 2% बाय 2025, ठीक है, 2.5% बाय 2025, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हो, जो आपको आंसर मॉडल आंसर दिए होंगे उसमें दे रखे होंगे, या इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है आंसर्स में, ठीक है। तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन इन लाइन विद दीज पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, यहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो अडॉप्शन ऑफ सेवोत्तम मॉडल, राइट। सेवोत्तम मॉडल एक सर्विस डिलीवरी के लिए मॉडल है जिसमें कहा गया कि सिटीजन चार्टर लाए हैं या नहीं लाए हैं, सिटीजन में की ग्रीवियंस अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स का। तो ये सेवोत्तम मॉडल हर लेवल पे मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे सेवोत्तम मॉडल इम्प्लीमेंट करें। और भी दूसरे गवर्नेंस रिफॉर्म्स जैसे ई गवर्नेंस के थ्रू, ई गवर्नेंस, ओके, जैसे टेली मेडिसिन, संजीवनी पोर्टल हो गया था जो टेली मेडिसिन के लिए हो गया। तो इन सब का यूज कर सकते हैं ताकि हम कम कॉस्ट में भी ज्यादातर लोगों को जो है हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है, बहुत वाइड लिख सकते हो आप, देखो यही चीजें इस क्वेश्चन में बहुत सारा लिख सकते हो, बट आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको ब्रॉड पॉइंट्स लिखते हैं, उसमें जो एक दो एग्जाम्पल देने, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, सो एसएचजी मूवमेंट के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सकता है, एसएचजी मूवमेंट को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ओके, ये कर सकते हैं, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम ट्रांसफर्स कर सकते हैं, जैसे पीएम किसान योजना है, सिमिलर स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए लाया जा सकती है। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट पीडीएस है उसको, या फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं। ये कुछ ही मेजर्स है जो एज ए एग्जाम्पल सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हो। पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट चीज है थ्रू प्रॉपर मीन्स, जो अभी रिसेंटली डिस्कशन में भी रहा है, ओके। लास्टली आप बोलो कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल हो गया, अपैरल्स हो गया, इसमें इन्वेस्ट किया जाए और जॉब्स क्रिएट होंगे, प्लस साथ में स्किलिंग भी की जाए। क्यों? क्योंकि अभी अगर स्किलिंग में भी देखा जाए, अगर जॉब्स क्रिएट भी कर दो आप पर लोगों के पास स्किल्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं। जॉब्स भी क्रिएट करने, लोगों को वो जॉब्स के लिए स्किल्स भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन, you could write that human development
इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो आप सिंपल लिख दो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी अनसस्टेनेबल। ठीक है, ये लिख के आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलिए कुछ आंसर्स देखते हैं। तो मैंने थोड़े ज़्यादा इस बार आंसर्स चेक करने की कोशिश की है, राइट। सो आई वुड नॉट गो इन टू डिटेल, मैं क्विकली बस बताऊंगा कि क्या चीज़ें जो है इंप्रूव की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे इस आंसर में अगेन जो ये आंसर है 5th एंड 3rd पोजीशन, वेरी गुड, ये भी अच्छा है। ठीक है, पर ये जो चीज़ है ये पूरा आपको जो है इट्स नॉट नेसेसरी। आपका इंट्रोडक्शन यहाँ तक मोर देन सफिशियंट था, दिस वाज सफिशियंट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये नॉट नेसेसरी। ओके, इसके बाद रीजंस बिहाइंड इंडिया लॉगिंग। सो अगेन देखो, आई नो आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, बट प्लीज राइट प्रॉपरली। ओके, बाकी अब देखो यहाँ इन्होंने कितने, एक तो पहली चीज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट्स लिखे हैं आपने। बट देखो प्रॉब्लम ये है कि आपके पॉइंट्स थोड़े रैंडम है। ओके, आपने ब्रॉड सब कैटेगरीज में नहीं किया। अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी बता रहे हो, आप बता रहे हो कि इंडिया इज लैगिंग, बट व्हाई इज इट लैगिंग, ये आपने अच्छे से नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो बताना था कि इंडिया इज लैगिंग इन हेल्थ केयर। फिर आप बताओ कि हेल्थ की स्पेंडिंग बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इसीलिए इंडिया हेल्थ केयर में लैग कर रहा है, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में लैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फिर ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ इनइक्वालिटी, आप ब्रॉड कैटेगरीज में लिख के इसको करो। ठीक है, यहाँ पे आपने जो रैंडम लिखे हैं 4 पॉइंट्स, वो थोड़े रैंडम हो रहे हैं। इट इज नॉट, आई वुड से दिस थिंग दैट इट इज नॉट, कंटेंट ठीक है, बट आपको इसको बस प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना था। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना, तो देख सकते हो आपकी कंटेंट भी अगर आपके पास ज्यादा हो, पर अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं करो तो आंसर इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अगेन यहाँ इन्होंने पॉपुलेशन की भी बात कर दी, राइट, बट देखिए अंडरलाइन नहीं किया। ठीक है, तो दीज आर, सो अगेन ये सम स्टेट्स आर परफॉर्मिंग वेल, तो ऑब्वियसली आप ये लिख सकते हो, बट अगेन आपको इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ओके, नाउ की सजेशंस, नाउ दिस कुड बी समथिंग दैट कुड हैव बीन रिटन इन कंक्लूजन। आप कंक्लूजन में लिख देते कि कुछ स्टेट्स जैसे केरला है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस कुड बी रेप्लिकेटेड अदर प्लेसेस। ठीक है, इस टाइप से आप इसको वहां पे लिख सकते थे। ठीक है, नाउ की सजेशंस अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, हेल्थ सब्जेक्ट शुड बी, नाउ देखो आपने ये जो लिखा हेल्थ एक्सपेंडिचर शुड बी दिस मच, तो ये इंपॉर्टेंट था। ओके, कि हेल्थ एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज, तो आपको इसको पॉइंटर्स में लिखना था क्लियरली कि हेल्थ 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड 1, हेल्थ एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज टू 6%, सेकंड की हेल्थ शुड बी अ सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट। इस टाइप से आपको लिखना था इसको। नाउ नीति आयोग, नाउ अगेन दिस इज समथिंग जो बहुत ही वेग सोल्यूशन है। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट बैक्ड एनीवेयर। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप प्रॉपर और जो मतलब जो अच्छे वेल एक्सेप्टेड सोल्यूशन है जो आप न्यूज़पेपर में बार बार पढ़ते हो वही बताइए। ठीक है, एजुकेशन गवर्नमेंट इज डूइंग गुड इन एनरोलमेंट रेशो, राइट। सो अब आप इतना सारा लिखने की जगह आप डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, कि ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल, डिजिटल डिवाइड, आप ये सबको एक इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिखिए कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं, ये गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, नाउ ये आपने इधर लिखा गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस स्कीम। नाउ दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग दैट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बट यू आर नॉट टेलिंग कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अगेन ये इस टाइप के स्टेटमेंट अवॉइड करो। ऑल स्कीम आर डूइंग गुड जॉब, सी आप इसको, आप अथॉरिटी नहीं हो। ओके, यू आर नॉट एन अथॉरिटी। ठीक है, इन्हीं स्कीम्स पे दोनों साइड पे, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ही है, उस पर दोनों साइड पे बातें हैं, पोषण अभियान है, अगर देखो मतलब दोनों साइड पे, कई लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा करिए, कई लोग बोल रहे कि खराब करिए। अगर पोषण अभियान अच्छा कर रहा होता तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 94th नहीं होती। ठीक है, तो अगेन दिस इज, आपने जो है क्वेश्चन की डिमांड जो है, नॉट एड्रेस द डिमांड, तो आपने क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस नहीं की। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि आप बताओ कि क्या और किया जा सकता है, आपने बताया कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक डिफरेंस है। ठीक है, नाउ कंक्लूजन, अगेन गवर्नमेंट्स विजन टू बिकम $5 trillion इकोनॉमी नेसेसरी,
देखो बट ये जो कंक्लूजन है, अगेन आप ये जो चीजें हैं इसको क्लियरली लिखो और प्रिसाइजली लिखो, ठीक है। आप यहाँ पे जो है बहुत ही थोड़ा आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक बोल रहे हो, ठीक है। तो अगेन इसको जो है थोड़ा और अच्छे से इसको फ्रेम करो अपने कंक्लूजन को। सर्टेनली आप बोलो कि 5 ट्रिलियन, आपको 5 ट्रिलियन की इधर जरूरत नहीं थी। आप बोल सकते थे इसको दूसरी तरीके से, मैं बताता हूँ। आप बोल सकते थे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, government should if government wants to attain its target of $5 trillion economy, then along with economic growth, focusing on economic growth, it is also important to harness the it is also important to focus on human development to harness the demographic dividend, ठीक है। इस टाइप से आप कंक्लूजन लिख सकते थे। अब एक और अगला सेम मैंने उठाया है। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया कि इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन इसमें गुड है, तो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। अगेन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, अगर कंटेंट की बात करूं तो वो थोड़ा एवरेज है, बट अगेन इस टाइम पे शायद से कंटेंट ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट आप कोशिश करो कि जो भी कंटेंट आपके पास है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके प्रॉपरली प्रेजेंट करो, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली बता दिया कि HDI इज मेजर्ड। सो थोड़ा सा जो आपका ये है, ये थोड़ा आप एक्सपैंड कर सकते थे। इसमें आप GDP ग्रोथ के बारे में भी बता सकते थे, ठीक है। GDP के बारे में भी बता सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने HDI के बारे में बता दिया, ठीक है। नाउ आपने क्लियरली यहाँ पे बॉक्स में बताया रीजंस लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो अगेन आप हेल्थ सेक्टर बोल सकते थे, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल कि जो HDI के मेजर्स हैं उन्हीं को लेके जो बताया कि क्या क्यों एडिक्वेट परफॉर्मेंस है। तो फंडिंग की बात की, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को नेग्लेक्ट है, डॉक्टर्स नहीं है। सो दिस इज गुड, राइट। नॉलेज, नाउ नॉलेज में कि फंडिंग, नॉलेज बेसिकली एजुकेशन, राइट। तो फंडिंग भी कम है, ठीक है। R&D पे भी कम है, ठीक है। कोलैबोरेशन नहीं, राइट। इनरोलमेंट रेशियो लो है, कहाँ पे, वेयर। अगर आप बोलोगे प्राइमरी लेवल पे तो इनरोलमेंट रेशियो बहुत हाई है, तो यू शुड स्पेसिफाई वेयर इनरोलमेंट रेशियो इज लो, ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वोकेशनल स्किल, इनफॉर्मल सेक्टर, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मोर और लेस आपने ज़्यादातर पॉइंट्स एड्रेस किए हैं, बट यस इसको थोड़ा और आप एनरिच कर सकते थे कंटेंट को, ठीक है। नाउ मेजर्स, अगेन एजुकेशन में इंक्रीज स्पेंडिंग, टीचर ट्रेनिंग, राइट। तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन R&D, हेल्थ में फंडिंग इंक्रीज किया जाए, फोकस ऑन प्राइमरी, जो जो आपने वहाँ प्रॉब्लम्स बताई उसके सोल्यूशन बता दिए, ठीक है। रिच कोर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड, वोकेशनल ट्रेनिंग, इवन स्किलिंग बता सकते हो आप, ठीक है। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइजेशन किया जाए या इनफॉर्मल सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी, सो दैट्स अ गुड सजेशन, ओके। सो एंड गवर्नमेंट मेजर्स सच एज MG नरेगा, आयुष्मान भारत, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड, ये सारे मेजर्स हैं, प्रूव टू बी गेम चेंजर्स। सो ये भी एक तरीका है ऑल्सो गेम चेंजर्स टू एड्रेस द बॉटलनेक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो सर्टेनली आप ये बोल रहे हो, बट अगेन कंक्लूजन में आपने कहा ये, बट थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग भी दीजिए, फॉरवर्ड लुकिंग थोड़ा कि यस दे आर गेम चेंजर्स, एंड आगे जाके गवर्नमेंट को और कुछ स्टेप्स जो है लेने चाहिए, या जो गवर्नमेंट को है 5 ट्रिलियन, जैसे पीछे बताया कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है, तो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल दिस वाज अ गुड आंसर, ओके। ओवरऑल वन कुड से दिस वाज अ गुड आंसर, ठीक है। सो दिस इज इट अगेन। सी मैंने इस बार रीजनलिज्म पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इतना मुझे कोई इतना अच्छा लगा नहीं जिसमें मैं ज़्यादा बता पाऊँ। यहाँ पे ये 2 आंसर्स मुझे दिखे जहाँ पे मैंने कहा कि आपको एक कंपैरिजन दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। अगेन कोई बात नहीं, इन्होंने भी आंसर लिखा है, इनका कंटेंट अच्छा है, बस प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर से कितना अंतर पड़ जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपके पास लिमिटेड कंटेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका अच्छा स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।